क्योंकि बहुजनों का नेतृत्व करने वाले तमाम दलालों ने बहुजन समाज को बेच दिया, अकूट भ्रष्टाचार किया। और जब भ्रष्टाचार करने के बाद जब ईडी की नोटिस आती है तो फिर सत्ता पक्ष के दरबार में नाचने लगते हैं। क्या एक जमाने में आरपीआई का इस देश पे खौफ नहीं था? क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं हुआ करते थे? जी जी, बीपी मौर्य साहब हुआ करते थे। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? आज महाराष्ट्र में हर जिले में एक आरपीआई है। कोई भी आरपीआई अपनी खड़ी करता है, अपना नाम लगा देता है उसके ऊपर। क्यों? कि क्या दलितों ने आरपीआई पे विश्वास नहीं रखा? क्या इन नेताओं ने बेच नहीं दिया? क्या अभी यदि हम कहेंगे कि जो आरपीआई के बड़े नेता हैं, क्या वो आंबेडकर को मानते हैं, आंबेडकरवादी हैं? और यदि आंबेडकरवादी हैं तो फिर बीजेपी की सरकार में क्या कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए हैं? क्या मायावती जी को उत्तर प्रदेश ने विश्वास नहीं दिखाया? मायावती को अपने बलबूते पे सरकार स्थापन करने का अधिकार दिया, इतना बहुमत दिया कि मायावती जी अपने बलबूते पे सरकार स्थापित कर गई। क्या किया मायावती ने? आपने यदि भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो आज आप डंके की चोट पे लोगों के बीच में खड़े होकर इसी सरकार को ललकारते और ये दिल्ली दरबार आपके यहाँ आके नतमस्तक होता। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल से, और अभी हम हैं अशोक वानखेड़े साहब के साथ में, जो एक सीनियर रिपोर्टर, सीनियर पत्रकार हैं ऑलरेडी। और आप देखते होंगे उनके कोई भी नेशनल चैनल ऐसा नहीं है जो जहां पर उनकी डिबेट, खास तौर से इलेक्शन या जो समाज से, देश से जुड़े मुद्दे, जहां पर वो नहीं होते हैं और बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। वो सरकार चाहे कोई भी हो या ना हो, उससे उनको कोई फर्क कभी नहीं पड़ता, ऐसा हम अभी तक देखते रहे हैं। तो कुछ आज के डेट में एक चुनावी माहौल है, उस पर कुछ बात करेंगे। सर, मैं जो देख पा रहा हूँ अभी आजकल जो चुनावी माहौल है, एक टाइम था काशीराम साहब का, जब उन्होंने बैसपा को इस लेवल पर खड़ा किया, तो आई थिंक इस देश की दोनों पार्टियां, जिसको सापनाथ और नागनाथ कहते थे, दोनों पार्टियां, उनके वीपी सिंह तक भी मतलब उनके जी हजूरी में खड़े थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए, या हमको सपोर्ट कर दीजिए, हम आपको उसके बदले आपको ये करने के लिए तैयार हैं। आज वो माहौल, जो बहुजन वंचित समाज है, जिसको मैं तो बहुजन कहता हूँ या कुछ लोग दलित भी बोलते हैं, उसकी कहीं कुछ खास रिकॉग्नाइज करते कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिख रही है। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों रिकॉग्नाइज करें? कारण बताओ मुझे, क्यों रिकॉग्नाइज करें? क्योंकि बहुजनों का नेतृत्व करने वाले तमाम दलालों ने बहुजन समाज को बेच दिया, अकूट भ्रष्टाचार किया। और जब भ्रष्टाचार करने के बाद जब ईडी की नोटिस आती है तो फिर सत्ता पक्ष के दरबार में नाचने लगते हैं। क्या एक जमाने में आरपीआई का इस देश पे खौफ नहीं था? क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं हुआ करते थे? जी जी, बीपी मौर्य साहब हुआ करते थे। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? आज महाराष्ट्र में हर जिले में एक आरपीआई है। कोई भी आरपीआई अपनी खड़ी करता है, अपना नाम लगा देता है उसके ऊपर। क्यों? कि क्या दलितों ने आरपीआई पे विश्वास नहीं रखा? क्या इन नेताओं ने बेच नहीं दिया? क्या अभी यदि हम कहेंगे कि जो आरपीआई के बड़े नेता हैं, क्या वो आंबेडकर को मानते हैं, आंबेडकरवादी हैं? और यदि आंबेडकरवादी हैं तो फिर बीजेपी की सरकार में क्या कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए हैं? क्या मायावती जी को उत्तर प्रदेश ने विश्वास नहीं दिखाया? मायावती को अपने बलबूते पे सरकार स्थापन करने का अधिकार दिया, इतना बहुमत दिया कि मायावती जी अपने बलबूते पे सरकार स्थापित कर गई। क्या किया मायावती ने? आपने यदि भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो आज आप डंके की चोट पे लोगों के बीच में खड़े होकर इसी सरकार को ललकारते और ये दिल्ली दरबार आपके यहाँ आके नतमस्तक होता। सर, मैं भ्रष्टाचार के साथ साथ उनका एक ऑर्डर का भी जिक्र करना चाहूंगा। आई थिंक पहले लोगों को मालूम नहीं था उस ऑर्डर के बारे में। जब समाज के बीच में वो ऑर्डर लोगों तक पहुंचा, हमारे जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा या इंटेलेक्चुअल द्वारा, या जो लोग इस पर काम करते हैं, एक SC/ST एक्ट जो भाजपा ने बाद में उसमें कुछ ऐड ऑन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐड ऑन किया, खत्म नहीं कर रहे थे, वो भी ऐड ऑन कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे। वो काम तो मायावती ने इन सरकारों से पहले एज ए CM रहते हुए क्या उसमें वो लाइन जोड़ी। तो फिर मैंने वही तो कहा आपको, जब जिस समाज ने आपको आगे बढ़ाया है उस समाज के लिए आप नहीं काम करोगे तो समाज आपको ठिकाने लगा देगा।
या फिर आपने क्या किया, आज भी मायावती जी के पास मरे हुए हालत में भी 12 से 14% वोट है यूपी में। क्या करता है वोट, पिछली 2022 के चुनाव में जो 225 पे आई हुई है बीजेपी, उस 225 में से 150 सीटें कम से कम मायावती जी के कृपा से आई हुई है। आज मायावती जी ने क्या किया, क्यों उन्होंने बस्ती में, गोंडा में उम्मीदवार बदले, किसके कहने पे बदले? जौनपुर में जो बीजेपी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे आ रहा था, अब वो चुनाव जीतने की स्थिति में आ गया है। किसने किया बीजेपी के उम्मीदवार को जितवाने की स्थिति में लाया? मायावती जी ने लाया। किसके कहने पे मायावती जी काम कर रही है? गोरखपुर में भी सर एक कैंडिडेट बहुत मजबूत था, उसको भी बदल दिया, जो कि सामाजिक लेवल पर जब नेतृत्व ही समाज का बिक चुका है, तो पैसा देके खरीदने वाले या एजेंसी का डर दिखा के अपने दरबार में नचवाने वाले बहुत लोग हैं। हमेशा सवर्णों ने दलितों का अपमान किया, हमेशा सवर्णों ने दलितों को रगड़ा। जब दलित नेतृत्व उभरता है, क्या बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार इनको है? बाबा साहब ने 2 सेकंड के अंदर कैबिनेट से इस्तीफा देके अलग हो गए। वो सत्ता सुख भोगते, हो सकता था प्रधानमंत्री भी बनते, लेकिन उन्होंने अपने वसूलों के खिलाफ जाने से मना कर दिया। क्या इनमें ताकत है? इनमें क्या इनकी औकात है? आज ये बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार तो देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं है। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं लेते, जो रामलला की पूजा नहीं करते, वो सनातन धर्म के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की संस्कृति के खिलाफ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी तो उनने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। पहली प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं श्री कृष्ण और राम को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं श्री कृष्ण और राम को नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणेश जैसे देवी देवताओं को मानूंगा ना पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखता। पांचवी प्रतिज्ञा, गौतम बुद्ध भगवान का अवतार नहीं है। जो राम को नहीं मानने को बोल रहा है, पूजा करने को बोल रहा है, उसे आप भारत रत्न दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? और जो राम की पूजा में नहीं जाता या इन्विटेशन पे नहीं जाता तो सनातनी धर्म हो गया, देशद्रोही हो गया। ये डबल स्पीकिंग, उनको अम्बेडकर से मतलब नहीं है। एक तरफ अम्बेडकर का नाम लेते हैं मोदी और दूसरी तरफ उनके खिलाफ काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, वो तो सर मायावती ने भी किया, ब्रह्मा विष्णु गणेश को हाथी। मैंने वही तो कहा आपको। आपने कहा कि ये लोग क्यों नहीं आते इन पार्टियों के पास, क्यों जाए इन पार्टियों के पास? लेकिन जब ये पार्टियों के नेता ही उनके दरबार में जाके नाचने को तैयार है तो लोग क्यों आएंगे? सर लेकिन सिर्फ आप मायावती का नाम ले रहे हैं। अभी अगर हम आपके महाराष्ट्र की बात करें, आप नागपुर से आते हैं। आपने आनंदराज अम्बेडकर, कासराव अम्बेडकर। मैंने सबसे पहले बात क्या कही? आरपीआई, मायावती के पहले भी आरपीआई कही और फिर मैं महाराष्ट्र पे आया। मैंने बोला महाराष्ट्र में आरपीआई जिले जिले में चली गई है। आज एक आरपीआई का नेता कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। किस अधिकार से बना हुआ है? उसने भी दलितों को बेच दिया। फिर मैं आया मायावती पे। कुल मिलाकर सभी ने काम किया। कौन ने? प्रकाश आंबेडकर भी वही काम कर रहे हैं जो उनके पोते हैं। वो भी बेच रहे हैं अपना नाम और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको पैसा चाहिए, नहीं पैसा तो मोदी के खिलाफ बात करते हैं और मोदी को मदद करने के लिए उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 8 उम्मीदवार कांग्रेस के और एनसीपी के चुनाव हारे और बीजेपी के जीते, सिर्फ प्रकाश आंबेडकर की वजह से। तो एक टोटलिटी में आपको देखना होगा कि आपको समाज को देना क्या है। समाज आज नेतृत्व के लिए तरस रहा है, लेकिन नेतृत्व कौन उभर के आता है? जो नेता बनता है वो बिकता है, जो नेता बनता है वो पैसा कमाता है, जो नेता बनता है वो अटूट संपत्ति इकट्ठा करके और फिर उसको ईडी की नोटिस। मोदी ने गलत क्या किया? मोदी ने कुछ गलत नहीं किया। इन तमाम भ्रष्टाचारियों को नोटिस दिया, ये नाचने लगे। जो नहीं नाचता उसको जेल में डाल दिया। जिनको जेल में जाने का डर है वो पैरों में सरेंडर हो गए। तो जो मेरे पैरों में सरेंडर है मैं उसके यहाँ क्यों जाऊंगा? सारा दलित का नेतृत्व यदि मोदी जी के पैरों में सरेंडर है तो मोदी जी को क्या जाने की जरूरत है दलितों के यहाँ? क्यों कांग्रेस जाएगा जब मोदी जी के यहाँ पैक्ट हो गई है मायावती, या आंबेडकर मोदी जी के यहाँ पैक्ट हो गया है, आरपीआई मोदी जी ने ऑलरेडी ले लिया है, तो फिर कांग्रेस किस आरपीआई के पास जाएगी? मुझे बताइए। आप सुन रहे थे अशोक वानखेड़े साहब को, एक सीनियर पत्रकार हैं बहुत पुराने, और उन्होंने अपनी राय आपके सामने देश के प्रति, आज के इलेक्शन के प्रति और बहुजनों के खास तौर से प्रति काफ़ी कुछ चीज़ें बड़े डिटेल में आपको दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोगों को आपके सामने उनकी राय को ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। थैंक यू सर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।